नमस्कार दोस्तों, आज मैं सेट टूल शुरू करने जा रहा हूँ। इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सॉरी। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी मृदा और कॉफी के लिए सबसे अधिक अच्छी मानी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर तो आपको सबको पता होगा कि लेटराइट मिट्टी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी, ठीक है। तो क्या हम लोग इसी पे टिकेंगे? नहीं, और आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहले इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में सॉइल का 6 टाइप की सॉइल पाए जाते हैं। 6 टाइप का सॉइल, ठीक है। ठीक है, एक एक तो पाया जाता है। देखो, एक है काली मिट्टी। मैं बताता हूँ, इंडिया में 6 तरह का पाए जाते हैं। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। देखो, लेटराइट सॉइल जो है ना, लेटराइट सॉइल इसमें पता है चाय चाय कॉफी कॉफी और काजू। काजू ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज्यादा यही होती है। और ये पता है कहाँ? ये है केरला। केरला केरला केरला, कर्नाटका कर्नाटका कर्नाटका, एमपी एमपी और उड़ीसा तरफ ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उड़ीसा की तरफ चाय, कॉफी और काजू ये सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा? देखो, ये है, एक है काली मिट्टी। काली मिट्टी पता है कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है, कपास के लिए। और ये महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मतलब मिट्टी पढ़ते हैं। और भी है, एक है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान होती है ना, उसमें पाया जाता है। सबसे ज्यादा आपको देखोगे तो यहीं पे दिखाई देगा। बुक में मैं देख लेता हूँ, बुक का थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी आपको समझ में आ गया ना? लेटराइट मिट्टी में काजू और काजू, चाय और कॉफी सबसे ज्यादा आपको दिखाई देता है। चाय, कॉफी, रबर 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 भी आपको देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको लेटराइट मिट्टी में दिखाई देता है, क्योंकि रबर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा कहाँ? केरला में उत्पादित होती है। तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। कौन सा मिट्टी रबर देखो, कौन सा मिट्टी रबर है? देखो, यहाँ पे रबर हो गया, कॉफी हो गया, तो लेटराइट मिट्टी। देखो यहाँ पे क्या क्या इसमें रबर भी आप ऐड कर सकते हो। रबर 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 चाय, कॉफी, काजू और रबर ये जो है लेटराइट मिट्टी में भर भर के उत्पादन होती है। लेटराइट मिट्टी जो है ना, वो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, जहाँ अधिक वर्षा होती है, जहाँ अधिक अधिक बारिश होती है, वर्षा होती है, यहाँ पे ये उत्पादन होती है। यहाँ पे ऊर्जा और नमी का पर्याप्त होती है ना, इसीलिए यहाँ पे ये उगाया जाता है, ठीक है। एक होती है जलोढ़ मिट्टी, आपको पता होगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी जो है
वो नदियां, पहाड़ों, गाद और रेत से लाकर मैदानों में जमा करते हो। ये काफी उपजाऊ होता है, काफी उपजाऊ होता है। ये गंगा 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 और ब्रह्मपुत्र गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से लाया जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से लाया जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा ये सबसे ज्यादा पंजाब में, हरियाणा में, यूपी में, पश्चिम बंगाल में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो गंगा। और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होती है, गेहूं, धान, जाट। मानो तो भारत का कृषि आधार जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। एक देखो काली मिट्टी है जो कपास में सबसे ज्यादा उगती है, ठीक है। लाल मिट्टी भी है। तो इस तरह से मिट्टी हम लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का नेहवा सेवा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। कौन सा? नेहवा 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 सेवा नेहवा सेवा भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम और आधुनिक बंदरगाह है। ये 1988 से 89 में ये देश का 12वां बंदरगाह पोषण किया गया था, घोषित किया गया था, सॉरी। अभी इसका नया नाम पता है कौन सा है? नया नाम जवाहरलाल नेहरू है। जवाहरलाल नेहरू नेहरू बंदरगाह है, ठीक है। नेहरू बंदरगाह है जो पूर्वतम प्रचलित बंदरगाह है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तर में, नवी मुंबई में किया गया है। देखो चेन्नई, एक है चेन्नई भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाहों में से एक है। इनमें से कृत्रिम पतन भी है जो 1859 में बनाया गया था। लेकिन एक है देखो तुत्तीकोरिन जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित, जिसका नाम अभी बदलकर चिदबन पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। भारत सरकार ने ही तुत्तीकोरिन में नौसैनिक अड्डा बनाने का भी निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नेवा सेवा, जो अभी जवाहरलाल नेहरू नाम है इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? नीलांग घाटी, देखो नीलांग घाटी जो है ना वो उत्तराखंड में है। ये ध्यान रखना है कि जो नीलांग घाटी है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री नेशनल पार्क में अवस्थित है। कहाँ? ये है गंगोत्री नेशनल पार्क में ये अवस्थित है। कौन? नीलांग घाटी, ठीक है। ठीक है, ये भारत और चीन के निकट में स्थित है, जिनमें 1962 में जो युद्ध हुआ था ना, इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। पुनः 2015 में इसको पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। जो 1962 में युद्ध हुआ था ना, 1962 में जो युद्ध हुआ था चीन चीन और चीन और इंडिया के बीच में, उसमें ये बंद था। लेकिन अब 2015 में इसको चालू कर दिया गया है पर्यटकों के लिए, ठीक है। उत्तराखंड में और भी घाटी है, जैसे दुन घाटी, जोहार घाटी। दुन घाटी जो है वो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। ये एक अनुदैर्घ्य घाटी का उदाहरण है। फिर जोहार घाटी, ये मिलान घाटी और गौरी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। फिर फूलों की घाटी बहुत फेमस है, ये चमोली जिले में स्थित है। चमोली जिले में यूनेस्को ने बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में शामिल किया गया, ठीक है। फिर है धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्मा गंगा नदी पर हुआ है। और शोर घाटी, यह घाटी पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। दून घाटी उत्तराखंड में है, जो शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में स्थित है। यह अनुदैर्घ्य घाटियों का ही एक उदाहरण है। फिर जोहार घाटी, इसे मिलान घाटी या गौरी घाटी के भी नाम से जाना जाता है। दून घाटी। फिर है फूलों की घाटी, जो चमोली जिला में स्थित है। यूनेस्को ने बायोस्फीयर नेटवर्क में 2004 में इसको शामिल किया, ठीक है। फिर है धर्मा घाटी, इसका निर्माण धर्म गंगा नदी के किनारे हुआ। फिर शोर घाटी, तो कौन कौन सा घाटी है उत्तराखंड में? उत्तराखंड में मैं लिख सकता हूँ, देखो उत्तराखंड में है आपको दून घाटी,
दून घाटी, फिर जोहार, जोहार घाटी, जोहार घाटी, फिर फूलों की घाटी, फिर धर्मा, धर्मा घाटी, और शोर घाटी। ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। पंचतंत्र की एक ऐसा नदी जिसका प्रभाव केवल भारत में हुई है। तो देखो भारत में जो है ना, वो हुई है, देखो सतलज नदी, तो सतलज नदी जो है वो नहीं होगा, इसका है ब्यास नदी। पंचतंत्र का एकमात्र ऐसा नदी है जिसका प्रभाव केवल केवल किसमें हुआ है? केवल ब्यास नदी में हुआ। तो देखो इसको समझते हैं बहुत अच्छा से, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जानते हो किसका है? जो विवाद है नहीं, इससे कोश, अरे भारत और किसके साथ, जो 1960 में समझौता भी हुआ था, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, और एक और नदी कौन सा है उस नदी का? देखो मैं इसको पूरा डिटेल समझाता हूँ। ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है कि पंचतंत्र की एक ऐसी नदी जिसका प्रभाव केवल भारत में है, भारत में ये बहता है, और उसके बाद ये और नहीं बहता। देखो सतलज नदी जो है ना, वो भारत में, भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बहता है, मतलब उधर चला जाता है। देखो सबसे पहले पंचतंत्र में कौन कौन सी नदियां आती हैं? तो पंचतंत्र में आती है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको हटाता हूँ। देखो पंचतंत्र में आता है नदियां में, एक आता है झेलम, झेलम, झेलम आती है, चिनाब आता है, चिनाब आता है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, ब्यास, सतलुज, 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 ये नदियां हैं। कौन है? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये पंचतंत्र नदियां हैं। अगर देखा जाए ना, तो कौन सी नदियां केवल भारत में है? तो केवल भारत में है ब्यास, ब्यास। अब बोला जाए झेलम, तो झेलम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में फ्लो होती है, ये भी इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों में, ये भी इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों में, और सतलज तो इंडिया पाकिस्तान दोनों में ये होती है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास। केवल ब्यास पूरी तरीका से भारत में प्रभावित होती है, पूरी तरीका से, वो भी एकदम केवल पूरी तरीका से भारत में, पूरी तरीका से भारत में। अब आते हैं, समझते हैं एक एक तरह से। ठीक है। अब बात करते हैं ना कि जो ब्यास नदी है वो कहाँ पे है। तो ये जो ब्यास नदी है, ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। और ये प्रवाह होती है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल में, और पंजाब में होती है, पंजाब में। ठीक है। और सतलुज नदी में जाके ये मिल जाती है केवल भारत में। और लगभग इसका लंबाई है 470 किलोमीटर। ठीक है। अब आते हैं, देखो झेलम, झेलम जो है वो बेरीनाग, बेरीनाग कश्मीर से निकलती है और पाकिस्तान में प्रवेश करती है, चिनाब में जाके मिल जाती है। ठीक है। चिनाब जो है वो चंद्रभागा नदी के भी नाम से जाना जाता है, जो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान में मिलती है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ब्यास नदी। ठीक है। पंचतंत्र जो है ना, पंजाब, पंजाब है, जो पांच नदियों की भूमि, पांच नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। तो मोस्टली देखोगे ना, तो पंजाबी में और इधर फैलता है। ठीक है। यहाँ तक के लिए सतलज नदी जो है ना, वो राक्षस ताल तिब्बत से निकलती है, राक्षस ताल
तिब्बत से निकलती है, तिब्बत होते हुए भारत होते हुए पाकिस्तान में जाती है, मतलब 3 देश में जाती है। हाँ, सिंधु जल विवाद, ये सब जो है ना सिंधु नदी का क्या है, टेरिटरी है, टेरिटरी 1960 में जो हुआ था, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, झेलम नदी कहाँ से निकलती है, झेलम नदी, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, झेलम नदी कश्मीर के वेरीनाग वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। चिनाब नदी चंद्र और भागा नदी का एक संगम है जो जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। फिर रावी नदी हिमाचल प्रदेश, फिर सतलज राक्षस ताल से निकलती है, राक्षस ताल से, ठीक है। तो इसका आंसर ब्यास नदी हो गया। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। तो देखो सही सुमेलित की अगर बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, सही सुमेलित हो जाएगा ये शिव सुंदरम जलप्रपात तो कावेरी नदी पे है, बिल्कुल ये सही है। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी जो है ना दूध धारा जलप्रपात मांडवी नदी पे है, बिल्कुल नहीं, मांडवी नदी पे नहीं है, दूध धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे, नर्मदा नदी पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, बिल्कुल। गोकक जलप्रपात घटपरवा नदी पे है, और कुच्ची जलप्रपात वाराही नदी पे है, सही है। देखो कुछ जैसे दुग्ध धारा जलप्रपात मांडवी नहीं बल्कि नर्मदा नदी पे है। धुआं देखो नर्मदा नदी पे धुआंधार, दूध धारा, कपिल धारा जलप्रपात सब नर्मदा नदी पे है। कौन कौन, धुआंधार, 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 धुआं, दूध, फिर दूध जलप्रपात, दुग्ध, दुग्ध, दुग्ध धारा, दुग्ध धारा, और एक और कपिल धारा, कपिल धारा। ये सब कहाँ है, ये सब है हमारा नर्मदा में, नर्मदा नदी पे है, नर्मदा नदी पे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। कुछ हम लोग समझते हैं, जैसे जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी ये शरावती नदी पर है। जोग, 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 गरसोप्पा, देखो जोग और गरसोप्पा ना उसी को महात्मा गांधी कहा गया है। तो ये शरावती नदी पर है जो कर्नाटक राज्य में, कर्नाटक राज्य में। चुलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है, राजस्थान में। गोकक जलप्रपात घाटपरवा नदी पर, देखो यहाँ पे दिया भी गया है, वो कर्नाटक में है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है जो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। शिव सुंदरम जलप्रपात कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। और कुच्चिकल जलप्रपात वाराही नदी पे कर्नाटक में है। और दस्सम जलप्रपात कांची नदी पे झारखंड में है। और हुंडरू जलप्रपात सन रेखा नदी झारखंड में, ठीक है। कौन कौन सा, जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी एक ही नाम है, वो शरावती नदी कर्नाटक में है। कहाँ पे, जो गरसोप्पा महात्मा गांधी शरावती नदी कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर है, राजस्थान में। गोकक जलप्रपात घाटपरवा नदी पर है, कर्नाटक में। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ में। और शिव सुंदरम जलप्रपात है जो कावेरी नदी में है, कावेरी नदी कर्नाटक में है। और कुच्चिकुल जलप्रपात जो वाराही नदी कर्नाटक में है। और दस्सम जलप्रपात कांची झारखंड में। और हुंडरू जलप्रपात सन रेखा झारखंड में, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ये सब आपको ध्यान रखना। देखो एक पूछा गया था चित्रकूट, तो चित्रकूट कहाँ है, चित्रकूट, चित्रकूट इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है। और चुलिया चंबल पे है, और कोकक घाटपरवा पे है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। करा बृहद हिमालय की प्रमुख चोटियों के ऊंचाई के अनुसार क्रम में करे। तो देखो सबसे पहले नंगा पर्वत नहीं, सबसे ज्यादा मकालू, फिर उसके बाद धौलागिरी, उसके बाद नंगा पर्वत, फिर अन्नपूर्णा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। कैसे, देखो जो मकालू है ना वो देखो मकालू, मकालू जो है, मकालू जो है वो है हमारा 8400, मतलब 8481 मीटर है, 8481 मीटर। उसके बाद धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी जो है
वो है 8172। फिर नंगा पर्वत 8126 और अन्नपूर्णा 8078 है। तो ये हो गया मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत और अन्नपूर्णा। ये ऊंचाई के अनुसार है। मकालू सबसे ज्यादा है, धौलागिरी है, फिर नंगा पर्वत है और फिर अन्नपूर्णा है। अब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब पर्वत कहाँ पे है, समझना ये सब पर्वत कहाँ पे है। देखो, जो हम लोग पहाड़ी इलाका वाला पढ़ते हैं ना, हिमालय का डिवीजन, तो उसमें ये सब पढ़ना है और ये बहुत अच्छा से पढ़ाया, मतलब मैं पढ़ाऊंगा इसको। अभी मेरे पास थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा ना, इसीलिए मैं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। ऐसे मैं और बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ ये यूट्यूब पे, आप देखोगे ना तो मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे चीज है जो उसका कंसेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मकालू सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है, फिर है धौलागिरी, फिर नंगा पर्वत, फिर है अन्नपूर्णा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो, सबसे पहले देखो मकालू, मकालू कहाँ है, मकालू है नेपाल में, नेपाल में है मकालू, नेपाल में पाया जाता है। फिर धौलागिरी भी नेपाल ही में है, ये भी नेपाल में है, नेपाल में है। नंगा पर्वत कहाँ है, पाकिस्तान में है, ये पाकिस्तान में है, नंगा पाकिस्तान, याद रखना नंगा पाकिस्तान में है। और अन्नपूर्णा भी पाकिस्तान में है, सॉरी सॉरी नेपाल में है, नेपाल में है। ठीक है, नेपाल में है। ये सब कहाँ है, अगर इसके ऊंचाई के क्रम में देखोगे ना तो हाईएस्ट में आपको मकालू दिखेगा, जिसका 8400 कितना है, 45, 8485, 8400 या 85 81 ऐसे करके आप देख सकते हो, ये सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब देखो विश्व की सबसे पश्चिमी चोटी की अगर बात करें ना तो मकालू है, जो नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है, और धौलागिरी विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी है। नंगा पर्वत 9वीं है, जो पाकिस्तान कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, माउंट देखो, एक आपको पता होगा कि अगर हम देखें मकालू, फिर धौलागिरी, विश्व की सर्वाधिक बृहद चोटी हिमालय में पाया जाता है। जो माउंट एवरेस्ट, इसको सागर माथा कहा जाता है, जो नेपाल में स्थित है। जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, माउंट एवरेस्ट का है 8848.86 मीटर, ये है माउंट एवरेस्ट का। फिर है कंचनजंगा, फिर मकालू, मकालू देखो आ गया ना मकालू, उसके पार है नंदा देवी, फिर नमचा बरवा, फिर केदारनाथ। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्रम की शैलियों से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, गोंडवाना क्रम के से पाया जाता है। और गोंडवाना युक्त कोयला ब्यूट्यूमिनस का कोयला है, ब्यूट्यूमिनस कोयला, ये भी सही है बिल्कुल। ब्यूट्यूमिनस कोयला में सल्फर की प्रचुर मात्रा होती है, प्रचुर मात्रा होती है नहीं, सल्फर की नहीं होती है, कार्बन की होती है, ये गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो। देखो, भारत में अधिकांश जो कोयला है ना, तो 95% कोयला, 95% कोयला ये गोंडवाना से ही मिलती है। 95% कोयला जो है वो गोंडवाना से ही मिलती है, गोंडवाना क्रम की जो शैली है ना वहां से मिलती है। और ये ब्यूट्यूमिनस, ब्यूट्यूमिनस प्रकार के कोयला इसमें पाया जाता है। ब्यूट्यूमिनस कोयला जो होती है ना, वो धातु शोधन कोयला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा जो होती है ना, इसमें सल्फर की मात्रा प्रचुर नहीं होती है, कम होती है। इसमें कम भी लिखते तो चलता, कम होती है, सल्फर की मात्रा कम होती है। और उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कोयलों में सल्फर की मात्रा जितनी कम होगी वो उतना बेहतर हो जाती है। सल्फर जलने के बाद सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और ये वायुमंडल में अम्लीय वर्षा को कारण बनती है, और ये वातावरण प्रदूषित करती है और स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक और दो, एक और दो, एक और दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ गया।
आगे चलते हैं। देखो ये जो गोंडवाना वाला है ना, खनिज वाला, ये पूछा जाता है हर एग्जाम, मतलब बिहार दरोगा में तो पूछा ही जाएगा, ये कंफर्म मान लो। इसीलिए खनिज वाला अच्छे से पढ़ना होगा, और इसके लिए घटना चक्र बेस्ड है, घटना चक्र में बहुत अच्छे से नोट्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और टू। देखो ये जो है ना, यहाँ पे जो गोंडवाना देख रहे हो, छत्तीसगढ़ की भी बात करते हो ना, तो उधर में हम लोग को जैसे भारत में 98% तक गोंडवाना युग में माना जाता है। जैसे इसका जो क्षेत्र है वो झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, फिर है पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, ठीक है। और जो गोंडवाना है, गोंडवाना वो ब्यूट्यूमिनस कोयला की सबसे ज्यादा मात्रा पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लौह इस्पात कारखाना अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है, कोयला क्षेत्र के समीप है, ठीक है। देखो अगर मैं कुछ इसका खनिज की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो अगर भारत में लौह एस्क, देखो भारत में कौन कौन सा एस्क पाया जाता है, इसकी मैं बात करता हूँ। सबसे पहले चलते हैं लौह एस्क, लौह एस्क, लौह एस्क, लौह एस्क पता है, लौह एस्क में भारत की दुनिया का प्रमुख उत्पादन देशों में स्टील के उद्योग पर सबसे ज्यादा लौह एस्क है। और सबसे ज्यादा लौह एस्क कहाँ होती है, उड़ीसा में, ये ध्यान रखना है। उड़ीसा में सबसे ज्यादा लौह एस्क मिलती है, लौह एस्क सबसे ज्यादा उड़ीसा में, सबसे ज्यादा उड़ीसा में। अगर मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज, मैग्नीज, मैग्नीज की बात करें, तो मैग्नीज, मैग्नीज जो मिलती है वो मिलती है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश में। और लौह एस की बात करें तो उड़ीसा में, बारहवीं कोयना उड़ीसा में मैग्नीज। मैग्नीज अगर बात करें तो एमपी में और सबसे ज्यादा कहाँ, नागपुर बालाघाट में। बक्साइट भी उड़ीसा में, कालाहाड़ी, कालाहाड़ी, कालाहंडी, कालाहंडी, कालाहंडी का आपने सुना होगा नाम, कालाहंडी, हांडी सबसे ज्यादा बॉक्साइड है, बॉक्साइड, बॉक्साइड कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। तांबा, तांबा की अगर आप बात करोगे, तांबा, तांबा तो तांबा राजस्थान में सबसे ज्यादा निकलती है, राजस्थान में। और वो भी कहाँ पर, खेतड़ी में, खेतड़ी, खेतड़ी सबसे ज्यादा, खेतड़ी सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है। अभ्रक की अगर बात करते हो, अभ्रक का तो झारखंड है, झारखंड। वो भी कहाँ पे, झरिया, सॉरी गिरिडीह, 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 गिरिडीह में सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे तो हमें एरिया मिल जाता है। अगला है, निम्नलिखित में किस लौह इस्पात कारखाना की अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है, तो दुर्गापुर, राउरकेला, राउरकेला, भिलाई। देखो लौह इस्पात कारखाना, लौह इस्पात कारखाना के अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है। तो कोयला क्षेत्र मतलब ना उधर कोयला ज्यादा भी है और ये है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा दुर्गापुर, दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है ना वो लौह इस्पात कारखाना की अवस्थित कोयला क्षेत्र के समीप है, क्योंकि इसमें कोयला जो है ना, जैसे रानीगंज, झरिया, बराकर की खान से कोयला, एस गुआ खान, सिंहभूम झारखंड से जल विद्युत दामोदर नदी घाटी से प्राप्त होती है। इसकी स्थापना जो है वो 1959 में किया गया था, 1959 में किया गया था, ठीक है, समझ रहे हो ना। हाँ, तो अगर देखा जाए तो लौह इस्पात कारखाना के अवस्थित सबसे समीप में है, तो है कोयला क्षेत्र में दुर्गापुर, ठीक है। कोयला क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बरनपुर, हीरक कुल्टी। लौह अयस्क क्षेत्र के समीप है भिलाई, भिलाई है, फिर दुर्गापुर है, देखो भिलाई भी है, लेकिन भिलाई भी है, दुर्गापुर भी है,
और बोकारो, विजयनगर, सेलम। लॉ एज क्षेत्र के समीप एज, लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, लॉ इस्पात पूछ रहा है, इस्पात। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दुर्गापुर। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखो बिहार सबसे ज्यादा तो बिहार का है, बिहार का है, लेकिन बिहार तो ऑप्शन में है नहीं, फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे हम लोग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जाना है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में देखोगे उपयुक्त ऑप्शन से चलना होगा ना, क्योंकि बिहार तो इसमें है नहीं। बिहार का देखो, बिहार का है 1106, फिर इसके बाद आती है पश्चिम बंगाल 1028, उसके बाद आती है केरल 810, उसके बाद आती है उत्तर प्रदेश 829, और उसके बाद हरियाणा 573। तो देखा जाए ना तो 2011 के जनगणना के अनुसार राज्यों में किस राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो पश्चिम बंगाल होगा ऑप्शन के अनुसार। क्यों, क्योंकि बिहार नहीं है, सबसे ज्यादा बिहार है। देखो बिहार, बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद फिर केरल है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। तो कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व में उतना नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा बिहार, वेस्ट बंगाल और केरला, केरला है, केरला। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सौर मंडल में स्वार्थिक पलायन वेग वाला ग्रह कौन सा है। पलायन वेग मतलब समझते हो, इधर से घूमते रहता है। और अगर एक चीज और, इधर वाला ये पश्चिम बंगाल में जो उत्तर 2011 के जनगणना के अनुसार आपको जनसंख्या घनत्व ओवरऑल देखोगे तो 382 है, ओवरऑल जनसंख्या घनत्व 382 है, ओवरऑल, ओवरऑल। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व देखोगे ना तो अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का सबसे, ऐसे शॉर्ट में देता हूँ, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, 17 है, 17। तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं सौर मंडल में सर्वाधिक प्लाइन वेग वाला ग्रह है तो ये हमारा है बृहस्पति, बृहस्पति ग्रह। सौर मंडल का सबसे प्लाइन वेग वाला ग्रह है बृहस्पति, और ये सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी ग्रह भी है, और सूर्य से दूरी से 5वां ग्रह पे है। लगभग 12 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है, अपने अक्ष पे लगभग 9 घंटे 56 मिनट में चक्कर लगाता है। और बृहस्पति बड़े ग्रह होने के कारण इसको तारादृश ग्रह भी कहा जाता है, इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा गया है, मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा गया। और पृथ्वी का प्लाइन वेग कितना है, पृथ्वी का प्लाइन वेग है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगर इस वेग से अगर आप फेंक देते हो तो पृथ्वी पे वापस नहीं आएगा, अपने कक्ष से चला जाएगा बाहर। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, स्थानीय पवन, स्थानीय पवन और क्षेत्र, स्थानीय पवन और क्षेत्र। तो देखो चिनिक, ये चिनिक, देखो इसमें कौन सही नहीं है, सामुक अरब क्षेत्र, सांता आना कैलिफोर्निया में है, सही है, हबीब सूडान में है, सही है, बोरा इटली में है, सही है, लेकिन साबुन नहीं है। देखो ये जो है ना, चिनुक जो है, चिनुक, चिनुक, चिनुक जो है वो गर्म और शुष्क प्राकृतिक है, ये रॉकी पर्वत के हवाएं हैं, रॉकी पर्वत के। और फॉन भी एक गर्म और शुष्क है, जो अल्पास पर्वत के है, अल्पास पर्वत के। और सामल, सामल जो है वो गर्म और शुष्क है, इराक और फारस की खाड़ी के है। बोरा एशियाटिक पूर्वी तट के है, और जोहार ठंडी शुष्क के है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इसमें जो दिया गया ना, साता आना कैलिफोर्निया के है, हबीब सूडान के है, और बोरा इटली के, ये सही है, ये गलत है, ये साबुन जो है अरब क्षेत्र का नहीं है। निम्नलिखित देशों में किससे होकर मकर वृत्त गुजरती है, मकर, मकर देखो एक तो होती है कर्क रेखा, जैसे इस तरह से हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी से भूमध्य रेखा में एक लाइन गया है, ऊपर में कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है, नीचे मकर रेखा, फिर आर्कटिक सर्किल, फिर आर्कटिक सर्किल, ऐसे है।
तो बोला गया है कि मकर, ये वाला लाइन जो है ना वो किस देश से होकर गुजरता है, किस देश से होकर गुजरता है ये, तो ये 10 देशों से होकर गुजरता है और 3 महाद्वीप से। पता है जो मकर मकर वृत्त है, मकर वृत्त वो 10 देश 10 कंट्री से और 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। इसमें से देखा जाए तो एक चिल्ली से गुजरती है, मोजम्बिक से गुजरती है और नामीबिया से गुजरती है, उरुग्वे से नहीं गुजरती है, उरुग्वे से नहीं गुजरती है। देखो कौन कौन सा देश से गुजरती है। अगर दक्षिण अफ्रीका में चले जाओगे तो चिल्ली, अर्जेंटीना, प्रागवे, देखो प्रागवे, उरुग्वे नहीं, प्रागवे और ब्राजील से। दक्षिण अमेरिका में यूएसए, दक्षिण यूएसए में चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील और अफ्रीका से नामीबिया, बोत्सवाना, फिर दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये सब गुजरती है। और ओसानिया से ऑस्ट्रिया और ये क्या है, ये 0 डिग्री, 23 डिग्री 1/2, फिर 23 डिग्री 1/2 ये है, फिर 66 डिग्री 1/2 और फिर 66 डिग्री 1/2। इस लाइन की बात हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे ना तो दक्षिण अफ्रीका में, मतलब दक्षिण अमेरिका में चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील, ये दक्षिणी अमेरिका के देश से गुजरती है। अफ्रीका में नामीबिया, बोत्सवाना, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर और ओसानिया में ऑस्ट्रिया से गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, ठीक है। तो इसका आंसर उरुग्वे से नहीं, प्रागवे से गुजरती है, प्रागवे जो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है। निम्नलिखित विचारों कीजिए। राष्ट्रीय आपात 356 नहीं, 352, तो ये गलत। राष्ट्रपति 352 नहीं, 356, ये गलत। वित्तीय आपात 360 बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 3। देखो हमने पूरा अनुच्छेद पढ़ा दिया है 352 से। देखो क्या होती है, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 और 360। देखो इसमें क्या बोला गया है, 352 में कहा गया है कि कोई भी देश में जब सुरक्षा से रिलेटेड कोई मामला खतरा मंडरा रहा हो तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है। नेशनल इमरजेंसी से 3 तरीके से लगाया जाता है, युद्ध से, बाह्य आक्रमण से और आंतरिक अशांति से लगाया जा सकता है। पूरे देश में भी लगाया जा सकता है और छोटे से छोटे जगह भी लगाया जा सकता है। 353 में कहा गया है कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो फिर पूरी पावर केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास चला जाता है। 354 में कहा गया है कि कोई भी वित्तीय सहायता जो भी राज्य सरकार को दी जाती है उसमें कटौती कर सकते हैं। 355 में कहा गया है कोई भी केंद्र सरकार, भारत सरकार का पूरा जिम्मेदारी होगा कि राज्य सरकार को रक्षा करे, मतलब राज्यों को रक्षा करे। फिर 356 में कहा गया है कि कोई भी राज्य अगर सही तरीका से नहीं चल पा रहा हो तो वहां राष्ट्रपति लगाया जाएगा। फिर 357 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति लग गई है तो फिर पूरी पावर राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के पास चली जाती है, ठीक है। और देखो 353 में यही बोला गया ना कि पूरी पावर चली जाती है, जो राष्ट्र सूची की कानून होती है ना वो केंद्र बनाती है। 358 में कहा गया कि जब नेशनल इमरजेंसी लग गया हो तो अनुच्छेद खत्म हो जाती है। 359 में और भी अनुच्छेद और भी मौलिक अधिकार है जो खत्म हो सकती है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। और 360 में बोला गया है वित्तीय सहायता, मतलब फाइनेंशियल, वित्तीय जो आपात होती है ना 360 में बोला गया। तो ये है पूरा नीचे, ठीक है। यहाँ तक आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा है कि राज्यसभा के गणपूर्ति को कम से, देखो राज्यसभा का गणपूर्ति की अगर हम बात करें, गणपूर्ति की बात करें, गणपूर्ति का तो गणपूर्ति 100 में है, अनुच्छेद 100 में बोला गया है। अनुच्छेद 100 में बोला गया है कि लोकसभा या राज्यसभा में अगर गणपूर्ति कम रहा हो तो हम अनुच्छेद 100 का इस्तेमाल करेंगे, 1/10
गणपूर्ति चाहिए। तो कह रहा है राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्य आवश्यक होना चाहिए, कितना है 245 में 10 तो 24.5 तो 25 होना चाहिए, कम तो हो नहीं सकता, तो 25 सदस्य होना अनिवार्य है। 25 सदस्य होना अनिवार्य है, राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होना अनिवार्य है। गणपूर्ति जो होती है वो सदस्यों का न्यूनतम संख्या है, किसकी अनुपस्थिति में, अनुच्छेद 100 के तहत। यह प्रत्येक सदन का पीठासीन में कुल सदस्यों के हिस्सा का अर्थ है। यदि कोई कार्य लोकसभा में कम से, लोकसभा में कितना है 545 है ना, 545 सीट है, तो 10 कर दो तो कितना हो जाएगा 54.5, मतलब 55 व्यक्ति को चाहिए, 55 व्यक्ति को चाहिए कम से कम। यदि संसद का संचालन कोरम, जिसको कोरम बोला जाता है, यही कोरम होती है, कोरम, कोरम अगर पूरा नहीं हो रही हो तो हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। निम्नलिखित में किससे पहला चैम्बर एंड चर्चित राज्यसभा के भी नाम से जाना जाता है, चैम्बर या चर्चित राज्यसभा को, तो ये जाना जाता है लोकसभा को, लोकसभा को। निम्न में किसे पहला चैम्बर या चर्चित सभा के भी नाम से जाना जाता है, तो ये लोकसभा। कैसे, देखो लोकसभा का पहला चैम्बर या चर्चित सभा के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जनता जो होती है ना, तो सीधे सीधे क्या करती है, वोट देती है और इसको चुनती है। तो भारतीय लोकतंत्र में इसका एक प्रमुख स्थान है लोकसभा का। और अगर संसद देखा जाए, संसद में क्या क्या आती है, संसद में आती है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो संसद कितना है, संसद है 79 है संसद, 80 है राज्यसभा, 81 है लोकसभा और राष्ट्रपति कितना है 52 में राष्ट्रपति की बात किया गया है। तो ठीक समझ रहे हो। तो जो होती है ना, इसीलिए, और सरकार जो होती है वो मंत्री परिषद का गठन करती है और लोकसभा बहुमत पर निर्भर करता है। यदि लोकसभा का अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो सरकार गिर भी जाती है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। बजट हो, धन विधेयक हो, केवल ही केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा में तो सिर्फ संशोधित कर सकते हैं या निर्णय ले सकते हैं, निर्णय नहीं ले सकते हैं, बस संशोधित कर सकते हैं। और आपको पता है कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। इसकी संरचना राज्यसभा की 80 में है, लोकसभा का 81 में है और संसद को 79 में बताया गया है और राष्ट्रपति 52 में है, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही ऐसा कर सकती है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन कितना है 324 में, 324, 325, 326, 327, 327 और 328, 328 और 329। देखो 324 में एक इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था किया गया, जो इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होगा, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, वाइस प्रेसिडेंट का करवाता है इलेक्शन। 325 में कहा गया है कि जाति धर्म के आधार पर आप किसी को वंचित नहीं कर सकते हो, क्या बोलते हो, मतदाता सूची से। और मतदाता सूची में आपको एक जैसा मतदाता सूची नहीं बनाना होगा, सभी जाति धर्म के लोग उसमें होंगे। ऐसा नहीं कि मुस्लिम के लिए अलग से मतदाता सूची बना दिया, हिंदू के लिए अलग से, नहीं, ये 325 करता है। 326 में कहा गया है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग होगा, मतलब जिसकी एज 18 वर्ष से ज्यादा है वो वोट दे सकता है और एक वोट का वैल्यू सेम होगा। 327 में कहा गया है कि इलेक्शन से, मतलब चुनाव से रिलेटेड कोई भी कानून होगा वो संसद बनाएगी। और 328 में बोला गया है इसी तरीका से विधानमंडल बनाएगी। और 329 में कहा गया है कि जब भी इलेक्शन चल रही हो तो बीच में क्या करती है लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती जब तक इलेक्शन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है, ये हो जाए। तो इस तरह से समझ में आ गया आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो निंदा प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है, कहीं पे भी आप लोकसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव जो होती है
वो केवल लोकसभा में लाया जाता है, ध्यान रखना। निंदा प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में स्पीकर के कारण बता अनिवार्य है। निंदा प्रस्ताव किसी मंत्री या समूह के मंत्री परिषद के विरुद्ध लाया जाता है जिसकी नीतियां के प्रति असहमति व्यक्त किया जा सके। निंदा प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो गया तो मंत्री परिषद के ऊपर दबाव बढ़ जाती है और लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ सकता है, सिद्ध करे ये बोलती है, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा का विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है? देखो अगर आप उधर जाते हो तो 85 में बोला गया है कि लोकसभा को विघटन करेगा कौन? राष्ट्रपति। ये अनुच्छेद 85 में है केंद्र में। लेकिन यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे बोला गया है 174(2) में, 174(2) में, 174(2) में, ये ध्यान रखना है। संविधान के अनुच्छेद 174(2) के तहत विधानसभा को विघटन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है। विधानसभा का विघटन निम्न कारणों से हो सकता है, जैसे कार्यकाल पूरा नहीं हुआ हो, सरकार का जनादेश पूरी तरीका से अनफेयर लग रहा हो, या महसूस हो रहा हो कि इसमें बहुमत नहीं है, या विधानसभा का विघटन किया जा सकता है, या संवैधानिक तंत्र का विफलता के आधार पर भी हम राष्ट्रपति शासन लागू कर देते हैं तो विघटन हो सकती है। 356 के तहत। फिर है जहां एक तरफ सत्रवासन सत्र के एकमात्र समाप्त करना, दूसरी तरफ विघटन सत्र को समाप्त कर देता है, ठीक है। आपको पता है कि 170 जो है वो क्या बोला गया है? विधानसभा की संरचना के बारे में बताई गई है, विधानसभा की संरचना के बारे में। और 174 जो है, 174 जो है वही बोला गया है कि विधानसभा के सत्र, सत्रवासन, विघटन, चर्चा की बात किया गया है। और अनुच्छेद 174(1) विधान मंडल के सत्र बुलाने की बात है। और 174 में सत्र, सत्रवाहन, विघटन, चर्चा किए गए, लेकिन विशेष शक्ति अनुच्छेद 172 के 2 में दिया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 170 पता है? नहीं होगा, क्योंकि ये विधान किसकी बात की गई है? विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में लोकसभा अध्यक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है? तो देखो निम्नलिखित में लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये राष्ट्रपति दिलाते हैं, राष्ट्रपति। देखो शपथ नहीं होता है, शपथ नहीं होती है। देखो यहाँ पे यही तो समझना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, शपथ नहीं होता है। ओथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, जैसे सभी एमपी लेते हैं ना, उसी तरीका से लोकसभा का पद का भी शपथ होती है, मतलब ओथ लिया जाता है। इसके लिए कोई स्पेशल प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद का शपथ नहीं दिलाया जाता। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के नाते अलग से किसी भी शपथ की प्रावधान नहीं किए गए हैं। लोकसभा सदस्यों के रूप में शपथ लेते हैं। जिस तरह से शपथ लेते हैं ना सारे सदस्य, उसी तरीका से ये लेते हैं। हाँ, प्रोटेम स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के सदन के मदद करता है, नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ करवाता है, और प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। और लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्न पूछने की संख्या 20 है। धन विधेयक से संबंध लोकसभा का अंतिम निर्णय होता है। संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है इसमें। संयुक्त बैठक की समस्त कार्यवाही लोकसभा की प्रक्रिया के अनुसार ही चलती है, ठीक है। प्रारूप समिति के कुल 141 बैठकों कितने माह के अंदर की गई थी? देखो प्रारूप समिति जो था ना वो 29 अगस्त 1947 को कौन गठित किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा गठित किया गया था, जिसमें बोला गया था कि 6 सदस्य थे, उसमें से एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और 6 सदस्य और थे, ठीक है। तो इनकी बात किया गया है कि कब पूरा हुआ था? तो ये हुआ था 6 माह के अंदर हो गया था, 6 माह के अंदर हो गया था। प्रारूप समिति की कुल 141 बैठकों 6 माह के अंदर हो गई थी। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से अधिक कम समय लिया था। इसके दौरान ही 141 बैठकें हुई थी। बीएन राव द्वारा तैयार किया गया प्रारूप जो समिति था ना 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके
समिति में गठित किया गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। ठीक है, आपको पता है कि इसमें 6 सदस्य थे और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। कौन कौन थे ये पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, एन गोपाल स्वामी अय्यर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, कन्हैया लाल मनकी काल भूमि थे, सैयद मोहम्मद सदुल्ला थे, एन माधव राव थे, बीएल मित्र के स्थान थे और फिर डीपी खेतान थे। ठीक है, तो ये सबको बनाया गया था और भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के जनक कहा जाता है। मूल अधिकारों को प्रारूप किसने तैयार किया था, तो ये किया था बीएन राव ने। प्रारूप बीएन राव ने तैयार किया था, बीएन राव ने। ओहो, प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति के अध्यक्ष यही थे। देखो, मूल अधिकारों की बात किया गया भाई, मूल अधिकारों की बात किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। मूल अधिकारों जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। कब किया था, जब 1931 का कराची का अधिवेशन हुआ था ना, कराची का अधिवेशन हुआ था, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में ही मूल अधिकारों की मांग किया गया था। और ये किसने तैयार किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किए थे। मूल अधिकारों का तात्पर्य होती है राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों के उन्नति से ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने तथा राज्य की कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आजादी सुरक्षा करते हैं। मूल अधिकार विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। मूल अधिकार को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये संविधान द्वारा गारंटी सुरक्षा प्रदान की गई, जो राष्ट्र कानून के सिद्धांत है, जो मूल इसलिए है क्योंकि ये व्यक्तिगत जन्ममुख विकास है। समझ रहे हो ना। निम्नलिखित में कौन सी युक्ति सूचना संकेत के समतुल विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है, मतलब कौन सा युक्ति संकेत समतुल विद्युतीय संकेत में परिवर्तित करता है, तो ये करता है ट्रांसड्यूसर जो होती है ना, वो सूचना संकेत के समतुल विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर हो जाएगा। ठीक है, अगला फारेनहाइट तापमान 200 डिग्री फारेनहाइट है, तो इसका सेल्सियस क्या होगा। तो एक फॉर्मूला होता है C/5 A-32/9 और K/5। तो यहाँ से फारेनहाइट पूछा गया, तो C/5 200 -32/9। तो यहाँ से 200 में से 32 माइनस कर दो, यहाँ से 8 और यहाँ कितना बचेगा 9, 6, यहाँ कितना 168, तो 168, तो 168 बटे 9 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 168 में मल्टीप्लाई करो 9, डिवाइड करो 9 से, 9 दूनी 18, 9 7 9 72, 9 72, 9 81, 72, 6, फिर यहाँ पॉइंट 9 6 54, मतलब 18.6 गुने 5, 6 25 30 के 100 हाथ में 3, 8 45 और 3 43, 5 9 93, तो 93 पॉइंट पूछा आएगा, पॉइंट ये ना 93 पॉइंट पूछा आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि एक मंदिर में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो विद्युत खर्च क्या होगा। तो देखो, विद्युत खर्च क्या होती है, पावर बराबर होती है, मतलब एनर्जी बराबर होती है, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है बाई टी, पावर बराबर होती है कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है इंटू टी, तो ई बराबर हो जाएगा P इंटू टी, ये होती है पावर बराबर। अब यहाँ से देखो P है ना, तो यहाँ से पूछ रहा है कि कितना यूनिट होगा,
तो 100 यूनिट 20 घंटे तक, तो 20 गुने 100 और 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये से ये से ये से ये से ये कट गया, 2 यूनिट उसको बिजली जरूरत पड़ेगा। 2 यूनिट 10 यूनिट नहीं, ओ सॉरी 5 बल्ब है ना, 5 बल्ब भी है। 1 यूनिट में तो लग रहा है 5 बल्ब है, तो 5 इंटू 2, 1 यूनिट में 5 तो 10 बार 10 यूनिट का बिजली इसको देना पड़ेगा। ये तो एक बल्ब निकला है ना, एक बल्ब का निकला है, E बराबर एक बल्ब निकला है, तो कितना हो जाएगा 20 गुने 100 और 1000 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो गया हमारा 2 यूनिट। 2 यूनिट एक बल्ब पे जा रही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया 5 बल्ब, तो 5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, तो 10 यूनिट। ठीक है, देखो एमीटर क्या करती है, विद्युत धारा मापती है, बिल्कुल। पायरोमीटर उच्च ताप मापते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। एनीमोमीटर क्या मापती है, ये भी मापती है। टेकोमीटर दाब पता नहीं, ये गलत है। टेकोमीटर जो होती है ना, वो टेकोमीटर जो होती है वो क्या करती है, किसी मशीन के जो शाफ्ट का घूर्णन गति होता है ना, उसको मापा जाता है। वेग वेग मापी है ये। टेकोमीटर का इस्तेमाल मोटर में, डिस्क में, शाफ्ट के घूर्णन गति में मापने में किया जाता है। पायरोमीटर तो आपको पता है उच्च ताप, एमीटर विद्युत धारा और एनेमोमीटर वायु की चाल। पसीने का मुख्य उपयोग किया जाता है ताप के नियंत्रण करने में, शरीर के ताप को शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने में, त्वचा के शरीर के विष पदार्थ निकालने में। बिल्कुल ये होती है 26 के बी हो जाएगा। ताप के नियंत्रण करने में पसीना का मुख्य उपयोग होती है ताप को, शरीर के ताप का नियंत्रण रखने में होती है। जो पसीना का मुख्य उपयोग जो है ना, वो शरीर के ताप नियंत्रण करने में किया जाता है। जब भी शरीर का तापमान बढ़ता है तो आपको पता है हाइपोथैलेमस से पसीने बनने वाली त्वचा की ग्रंथियों को संकेत भेजने के लिए जिम्मेदार होती है। पसीने में पानी और कुछ लवण होते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से अधिक पसीना निकलता है, पंखा चलाने पर ये पसीना तेजी से सूख जाता है। ये सब क्या होती है, तापमान को नियंत्रित करती है। ठीक है, हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स क्या क्या रंग का होती है, तो ब्लैक बॉक्स जो होती है ना, वो होती है नारंगी कलर का। ब्लैक बॉक्स अभी चर्चा में भी था कि हवाई जहाज का जो ब्लैक बॉक्स है वो नारंगी का होता है, क्योंकि नारंगी रंग किसी भी दुर्घटना के बाद ढूंढने में सरलता हो जाती है। और ये एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होता है जो वायु ऑन के कॉकपिट पायलट के बीच में जो भी बातचीत हुई है ना, वो अनहोनी होने की जांच करता है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पे सत्य कौन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होती है, धवनी का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, अभी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, प्रकाश का वेग गणना करने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो रोमर थे। रुको जी देख लेते हैं रिकॉर्डिंग हो रहा है। देखिए हम लोग तो इसका आंसर हो जाएगा जो क्या बोलते हो, प्रकाश का वेग सबसे अधिक रोमर ने किया था। वायु के निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, आपको पता होगा। इसका आंसर हो गया। कौन सी प्रक्रिया सीधे ठोस मतलब सीधे गैस से सीधे ठोस में बदलती है। देखो उल्टा समझो, अगर ठोस सीधे गैस में समझ मतलब ठोस से, ये देखो सब्लिमेशन क्या होती है, सॉलिड से सीधे गैस में, तो ये तो होगा नहीं, ये गैस से सीधे ठोस में बोल रहा है। कंडेंसेशन नहीं, कंडेंसेशन जो होती है ना, वो करती है लिक्विड से लिक्विड मतलब लिक्विड की तरफ जाती है। डिपोजिशन, इवोपरेशन नहीं, डिपोजिशन, इसका आंसर डिपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, डिपोजिशन जो होता है इसी को बोला जाता है निक्षेपण, इसी को बोला जाता है निक्षेपण, ये ध्यान रखना। निक्षेपण, देखो ये जो है ना, इवोपरेशन क्या करती है, लिक्विड को गैस में चेंज करती है। कंडेंसेशन क्या करती है, गैस को लिक्विड में चेंज करती है।
और सब्लिमेशन सॉलिड को गैस में, तो यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगा। विद्युत अपघटन में कैथोड कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, अपचयन होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी क्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। क्योंकि विद्युत अपघटन में कैथोड एक अपचयक की क्रिया होती है। मतलब अपचयक एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? वृद्धि होती है, या हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है। अपचयन, अपचयन, अपचयन ऑक्सीकरण के विपरीत है। सॉरी, उपचयन होता है, उपचयन, उपचयन, अपचयन नहीं, उपचयन। ठीक है। और इसके इलेक्ट्रॉन की हानि होती है और ऑक्सीजन का योग होता है। ठीक है। तो अपचयन और ऑक्सीजन हमेशा एक दूसरे से विपरीत होता है, जिसी को रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में किस प्रकार के व्यवस्थित किया गया था? तो परमाणु के संख्या में नहीं, इसमें किया गया था, इसमें किया गया था, बढ़ते भार के क्रम में किया गया था। तो न्यूलैंड्स के अष्टक नियम था ना, वो तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। जब तत्वों उनके बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक आठवां तत्व गुणों के प्रथम तत्व समान जैसा संगीत स्वर होती है। न्यूलैंड्स के जो 56 मुंह को परमाणु के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया था। मात्र 56 तत्व थे इसमें। कितने तत्व थे? मात्र 56 थे, 56 थे। न्यूलैंड्स में हाइड्रोजन से प्रारंभ किया था और थोरियम पर समाप्त किया गया था। हाइड्रोजन से प्रारंभ हुआ था और थोरियम पे जाके समाप्त कर दिया था। ठीक है। जो 56वां तत्व था। और न्यूटन सभी ज्ञात तत्व को व्यवस्थित करने में असमर्थ था, क्योंकि दिशा का प्रथम जो था ना, वो मेंडलीफ ने किया था। अगर तो ये इस तरह से देखा जाए तो ये हो जाएगा। परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में ये मोजले ने किया था। ठीक है। समजातीय श्रेणी में कौन सा एक में सही? देखो, समजातीय श्रेणी में क्या होगा ना, CH2 का अंतर होना चाहिए। तो देख लो CH2 का अंतर किसमें है? CH2, CH4 से माइनस करो CH3, तो नहीं, ये नहीं होगा। माइनस करो, माइनस करो, CH2 का माइनस होना चाहिए। तो 32 में देखो ये हो जाएगा, ये आंसर सही है। देखो CH2 का, तो कार्बन कार्बन तो घटा तो C बना। फिर देखो CH5 तो H2 बना, H2 बना, OH तो गया। तो ये CH2 का अंतर होना चाहिए, तभी समजातीय श्रेणी कहलाएगा। समजातीय श्रेणी वो होती है, मतलब समजातीय श्रृंखला में क्या होती है ना, समान कार्यात्मक समूह होती है और समान रासायनिक गुण वाले कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला होती है, जिसमें प्रत्येक सदस्य में CH2 का अंतर होता है। ठीक है। समजातीय श्रेणी में CH2 का इकाई का अंतर होता है। जैसे मेथनॉल CH3, जैसे जैसे मेथनॉल CH3OH, और इथनॉल C2H5OH। इसमें देखो डिफरेंस, CH2 का अंतर आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो इस तरह से हम समजातीय श्रेणी की बात करते हैं। ठीक है। सोडियम के सोडियम परमाणु के सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? तो देखो, सोडियम का क्या होती है? सोडियम होती है 11। तो क्या हो जाएगा? 2 8 10, तो 11, एक एक होती है, एक होगी। सोडियम की परमाणु कक्षा एक होती है। निम्नलिखित में कौन कार्बन का अपरूप नहीं है? कार्बन का अपरूप क्या है? मिथेन नहीं है। हीरा होती है, ग्रेफाइट भी होती है, फुलरिन भी होती है, मिथेन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिथेन। अपरूप किसे कहते हैं? एक ही तत्व के विभिन्न रूपों में जो भौतिक गुणों से भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण समान होते हैं, उसी को अपरूप कहा जाता है। ये भी पूछ देता है, मतलब ना, एक ही तत्व के विभिन्न रूपों में भौतिक गुण में भिन्न भिन्न होते हैं लेकिन रासायनिक गुण में समान होते हैं, उसको अपरूप कहा जाता है। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरिन है। यहाँ पे फुलरिन है, ये सब क्या है? हमारा कार्बन का अपरूप है। मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है। ये एक यौगिक है, यौगिक कंपाउंड, ना कि कार्बन का अपरूप। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसकी बड़ी भूमिका होती है। ठीक है। आगे चलते हैं।
अगला है एर्गोटिक बल्ब निम्नलिखित में क्या है? हृदय की सबसे बाहरी परत, हृदय की सबसे भीतरी परत, हृदय की सबसे मध्य परत, बाएं नीला माय ब्लैक। देखो इसका आंसर हो जाएगा 37 के, क्वेश्चन कट गया था, कट जाता है वो 35। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करती? तो मतलब ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगी तो क्या करेगी? मोम, कोयला, पेट्रोल। पेट्रोल नहीं करेगी, ठीक है, सॉरी कोयला नहीं करेगी। ज्वाला उत्पन्न कहाँ से करेगी? कोयला जलने पर ज्वाला उत्पन्न नहीं करती है, बल्कि धीरे धीरे दहन के साथ जलता है, ठीक है। कोयला को जलाने के लिए एक रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। कोयला को जलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैस, सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा में योगदान देता है, कणिका पदार्थ में निकलता है, ठीक है, और इसका भारी उपयोग किया जाता है। अगला है, देखो क्वेश्चन कट दिया, लास्ट में क्वेश्चन था। करा 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 एयोट्रिक बल्ब निम्नलिखित में क्या होता है? तो ये होती है बाएं निलय और महाधमनी के बीच का बल्ब होता है, ठीक है। जो बाएं निलय और महाधमनी के बीच का बल्ब जो होता है ना, इसी को बोला जाता है एरोटिक बल्ब। जो बाएं निलय होते हैं, बाएं वर्टिकल और महाधमनी, आरोही महाधमनी के बीच एक स्थित बल्ब है। यह बल्ब बाएं वेंट्रिकल से महाधमनी में ऑक्सीजन युक्त रक्त को प्रवाह में नियंत्रित करता है। हृदय की सबसे बाहरी परत को पेरिकॉर्डिकम कहा जाता है। हृदय की सबसे बाहरी परत पेरिकॉर्डिकम कहा जाता है। हृदय की सबसे भीतरी परत को एंडोकॉर्डिकम कहा जाता है, और हृदय की मध्य परत को मायोकॉर्डिकम कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। महामारी चक्र की पुटिका व्यवस्था कितने दिन की होती है? तो ये होती है 10 से 12 दिन का। जो महामारी चक्र होती है ना, पुटिका, वो 10 से 12 दिन की होती है। पुटिका व्यवस्था जो महामारी मासिक धर्म से पहले शुरू हो जाती है, और जो एंडकोश होती है ना, वहां तक रहती है। इस व्यवस्था के दौरान एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन क्या करता है? कंट्रोल करता है मासिक धर्म को, और अंडाशय के अंदर जो अंडे होते हैं वो निषेचन करने के लिए तैयार होता है। औसतन जो होती है ना मासिक धर्म 28 दिनों का होता है, लेकिन 21 से 35 दिन में सामान्य माना जाता है, ठीक है। तो महामारी चक्र जो होती है 10 से 12 दिन का होता है। हिप्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो हिप्टोलॉजी जो है वो यकृत का अध्ययन है, यकृत का अध्ययन है। हिप्टोलॉजी जो है ये यकृत का अध्ययन है। हिप्टोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की एक शाखा है जो लीवर है ना, पित्ताशय और पित्त नलिका से संबंधित के अध्ययन करने के है। रुधिर को क्या बोला जाता है? रुधिर को हिप्टोलॉजी, रुधिर हेप्टोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। और कॉर्कोलॉजी जो है ना, वो मानव स्वदर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिप्टोलॉजी क्या है? यकृत का अध्ययन। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में किससे निर्मित होता है? एक वास्तविक फल होती है, एक वास्तविक फल होता है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होती है। देखो यहाँ पे ऑप्शन से चलो। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में किससे निर्मित होता है? एक पुष्प केवल पुष्पांग वृद्धि करता और फल में विकसित होता है? नहीं। एक पुष्प का केवल पुष्पांग पर फल विकसित होता है? नहीं। देखो कहीं पे भी अंडाशय की बात नहीं किया गया था, यही से लिंक पकड़ो, अंडाशय फल में विकसित होता है। देखो जब पुष्प का फूल अंडाशय फल में विकसित होता है, क्योंकि जो वास्तविक फल होती है ना, ट्रू फल, वो केवल पुष्प के जो परिक और पके हुए अंडाशय से विकसित होती है। अंडाशय के अंदर ही एक बीजांड होता है, बीजांड के फल के बीज पैदा करते हैं। ऐसे फलों को वास्तविक फल कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अंडाशय, ठीक है, क्योंकि अंडाशय में ही होता है। और वास्तविक फल आपको बहुत सारा आपको दिखाई देगा, जैसे आम, ये इसको सप्त फल के उदाहरण है। आम, नाशपाती, तरबूज, संतरा, अंगूर, फलम, ये सब क्या है? सब ये
वास्तविक फल है। नीचे दिए गए खाद्य भागों को युग में कौन सा सम्मिलित है? तो देखो कौन सा सही है, तो ये है हमारा आलू मूल। मूल, आलू मूल। देखो जो आलू है ना वो एक मूल है, मतलब आलू एक तना है, तना मॉडिफाई स्टीम है, ठीक है, जिसे कंद ट्यूबर कहते हैं, ना कि रूट्स। ये रूट्स में नहीं आता है, तो विकल्प डी सही नहीं है। नहीं पूछ रहा है, नहीं ना, तो डी हो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्रकंद होता है, प्रकंद देखो ये अदरक प्रकंद है बिल्कुल, कला कल ये है, शकलकंद प्याज है बिल्कुल, मार्शलपन में ये भी सही है, नारियल भून पोष है, आलू मूल नहीं है, मॉडिफाइड ट्यूबर्स है, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था, ठीक है। इसका यही था कि 12वीं जो पंचवर्षीय योजना आया था, ये आया था 2012 से 2017 के बीच में था। और इस योजना में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसर सृजन करने का लक्ष्य था। और जो जीडीपी था वो योजना के अंतर संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी के 9% लाने का लक्ष्य रखा गया था। और योजना के अंत में कुल प्रजनन दर जो थी वो 2.1% से घटकर लाने का लक्ष्य था। अंत में सभी गांव में 12 मासी सड़क को जोड़ना, योजना को अंत तक गांव में विद्युतीकरण करना। तो ये बहुत अच्छी बात थी और ये सही रहा था, सफल हुआ था। तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। अंत्योदय योजना 2000 में हुआ, ये पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था, अंत्योदय 2000 में। तो अंत्योदय योजना 2000 दिसंबर 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 2000 में शुरू किया गया था, दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था। अंत्योदय अन्य योजना के अंतर्गत ही लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो होती है ना, निर्धनता से नीचे वाले परिवार को 1 करोड़ की पहचान की गई और फिर उनको क्या किया गया, भारत सरकार के द्वारा 2 रुपये प्रति किलो के दर से गेहूं और 3 रुपये प्रति किलो की दर से चावल मुहैया कराया गया। शुरुआत में तो प्रति माह 25 केजी अनाज दिया जाता था, लेकिन 1 अप्रैल 2002 से उसको 35 केजी प्रति माह कर दिया गया। फिर जून 2003 और अगस्त 2004 50-50 लाख अतिरिक्त बीपीएल परिवार को 2 बार जोड़े गए और इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ है, ठीक है। अगला है जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी तृतीय क्षेत्र का अंश क्या होगा? घटता है फिर बढ़ता है? नहीं, फिर क्या होगा? बढ़ेगा। घटता है बढ़ता नहीं, बढ़ेगा। अच्छी बात है ना कि देखो अर्थव्यवस्था जितना मजबूत होगा उतना जीडीपी मजबूत होगा, क्योंकि जीडीपी क्या कहती है कि किसी देश के उस क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो भी मौद्रिक मूल्य होगा वो जीडीपी होगा। तो जीडीपी जो होती है ना वो देश का एक, मानो ना तो चेक कर लेता है कि उसका औकात कितना, वो देश में कितना प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन एक चीज है कि देश में कोई भी नागरिक हो, देशी हो या विदेशी हो, बस बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो जीडीपी में होती है। तो जब भी अर्थव्यवस्था का विकास होगा वैसे वैसे जीडीपी बढ़ता है, घटता नहीं है, घटेगा नहीं। विकास होगा तो जीडीपी बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं, घटता नहीं है, घटता नहीं है, स्थिर भी नहीं रहता, सीधे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकास होगा वैसे वैसे जीडीपी में खास करके तृतीय क्षेत्र, कौन? सेवा क्षेत्र, सेवा, सर्विस, सर्विस क्षेत्र होगा ना वो बहुत बढ़ेगा। जैसे मान लो कि आपने प्रोडक्शन कर दिया, बहुत बड़ा एक प्लांट लगा दिया, प्लांट, तो प्लांट लगाओगे तो क्या होगा? बहुत सारे लोगों को रोजगार दोगे, तो बहुत सारे होटल खुलेगी, रेस्टोरेंट खुलेगा, मॉल खुलेगा। भाई सब पैसा कमाएंगे तो पैसा को कहाँ रखेंगे? क्या यूज तो करेंगे ना। तो विकास दर बहुत तेजी से बढ़ेगा। सेवा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह की बातें होती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये किया गया था 1948 में। 1948 में स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1948 में, जब स्वतंत्र भारत
की घोषणा 1948 में की गई थी। वो कब? 6 अप्रैल 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1948 को की गई थी। 1948 को की गई थी, ठीक है। जब तत्कालिक उद्योग और वाणिज्य मंत्री कौन थे पता है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उन्होंने ही ये लाए थे, ठीक है। श्रेणी बांट दिए थे कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऐसे करके, ठीक है। आप कह रहे हैं वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में कौन से कारक आवश्यक है? तो सभी कारक आवश्यक है। भूमि भी चाहिए, भौतिक पूंजी भी चाहिए और श्रम भी चाहिए, तभी तो आप प्रोडक्शन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और देखो भौतिक पूंजी दो तरह का होती है। एक चीज समझना, यहाँ से भी दरोगा में पूछा गया था एक क्वेश्चन। जो पूंजी होती है ना, भौतिक पूंजी, भौतिक जो पूंजी होती है, पूंजी वो दो तरह का होते हैं। एक तो फिक्स्ड होता है, एक फिक्स्ड होते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक कार्यशील होता है। मतलब एक अस्थाई होता है, एक अस्थाई होती है, अस्थाई होती है और एक कार्यशील होती है, कार्यशील। देखो फिक्स्ड जो होती है ना, वो जैसे मशीन हो गया, मशीन, भवन, भवन, फिर हो गया औजार, औजार, ये सब क्या है? फिक्स्ड है। लेकिन कार्यशील में क्या लिखेंगे? कार्यशील में कच्चा माल, कच्चा माल, कच्चा माल, ये कार्यशील है। कच्चा माल, नगद पैसा, कैश, ये सब क्या है? कार्यशील पूंजी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो ह्यूमन कैपिटल, देखो हमारा देश भारत क्या है? एक ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल में आप देखोगे तो क्या ये ह्यूमन कैपिटल है? नहीं, ह्यूमन कैपिटल हमारा कंट्री नहीं है। ह्यूमन कैपिटल मतलब होता है अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी स्किल्स, ये सब होना चाहिए। कहाँ है? नहीं है। भारतीय आयात और निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1982 में, ये ध्यान रखना, 1982 में किया गया था। आयात और निर्यात बैंक 1982 में की गई थी। और आयात निर्यात बैंक जो था ना, इसी को एक्जिम्स बैंक में एक विशेष संस्था है, 1982 में शुरू किया गया था। बैंक का प्राथमिक कार्य क्या होती है? कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को वित्त पोषित करना, सुविधा प्रदान करना, बढ़ावा देना। यह भारत सरकार के स्वामित्व में है। ये वैधानिक निगम के रूप में कार्य करता है। इसका संचालन भारतीय निर्यात आयात के बैंक अधिनियम 1981 द्वारा किया जाता है, ठीक है। एक्जिम्स बैंक जो है वो भारतीय निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सेवाओं को विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। इन सेवाओं में निर्यात, प्री सिस्टमेंट ऋण, पोस्ट सिस्टमेंट ऋण और विदेशी निवेश वित्त शामिल है, ठीक है। भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की थी? 1982 में। भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव कौन है? तो ये महासचिव पूछ रहा, अध्यक्ष नहीं, महासचिव। तो ये थी स्नेहला श्रीवास्तव, स्नेहला श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला लोकसभा महासचिव स्नेहला श्रीवास्तव है। ये एक पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी और सिविल सेवक है, जो 1 दिसंबर 1917 से 20 तक लोकसभा के 16वीं महासचिव थे। और 2017 के बाद पहली महासचिव बनी। मीरा कुमारी जो देख रहा है ना, मीरा कुमार या मीरा कुमारी, ये भारत के प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, जो 3 जून 1909 में निर्विरोध चुनी गई थी। और 2017 के राष्ट्रपति के जो यूपीए की सरकार थे ना, रामनाथ कोविंद की चुनाव भी लड़ी थी, इसमें 14% से हार चुकी थी, 14% आई थी। एक देखो वायलेट आल्वा है, वायलेट आल्वा जो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उप सभापति है, जो भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उप सभापति है। वे भारत में उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थिति होने वाली पहली महिला वकील थी और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली भी पहली महिला थी, ठीक है। फिर देखो एक ऑप्शन और दिख रहा है, राजकुमारी अमृता कौर। ये पता है, राजकुमारी अमृता कौर भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। भारत में जब राजनेता उस समय स्वतंत्र और स्वास्थ्य मंत्री ये भी बनी थी, पहला केंद्रीय मंत्री, वो भी स्वास्थ्य मंत्री बनी थी, ठीक है। तो भारत रत्न सम्मानित पहली महिला श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यसभा के महासचिव का मुख्य चुनाव आयुक्त तो BS रामादेवी, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, आगे, प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष मेघालय की स्थापना दिवस मनाया जाता है। हाँ देखो, और सुन लेते हैं इसके बारे में, मैंने सुना ही नहीं। हाँ देखो, इसमें क्या है, पहली महिला संसद पता है, राधाबाई सुब्रमण्यम थे पहली महिला राज्यपाल, सरोजिनी नायडू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मीरा साहिबा, फातिमा बीबी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी, और अर्जुन पुरस्कार पाने वाली एलन एनसेन, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली अमृता प्रीतम, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली रीना कौशल धर्मपुर, ठीक है। समझ में आया? मतलब भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यसभा की महासचिव और मुख्य चुनाव आयुक्त वी.एस. रमा देवी, महिला सांसद तो राधा बाई सुब्रमण्यम, महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मीरा साहिब, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली आशा पूर्णा देवी, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली एल लंसडेन, साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली अमृता सिंह, और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली तो रीना कौशल धर्मपुर, ठीक है। अगला, प्रत्येक वर्ष मेघालय का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 फरवरी को, 21 फरवरी को, सॉरी 21 जनवरी को। 21 जनवरी जो है ना, वो प्रत्येक वर्ष मेघालय स्थापना दिवस मनाता है। इसका गठन जो है वो 1 जनवरी 1972 को किया गया था। 21 जनवरी 1972 को किया गया था, 1972 को किया गया था, ठीक है। मुख्य भाषा यहाँ पे है गारो, घासी और अंग्रेजी। राजकीय पशु है मेघेयम तेंदुआ, क्लॉड लेपर्ड। राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, और राजकीय फूल है आर्कटिक। विधानसभा की संख्या यहाँ पे 60 है, और लोकसभा 1 है। जिला की संख्या 11 है, ठीक है। लुफ्थांसा एयरलाइंस विमान सेवा क्षेत्र किस देश की है? तो पता है ये किसकी है? किसकी है? किसकी है? ये है लुफ्थांसा एयरलाइंस। लुफ्थांसा एयरलाइंस जो है वो है लुफ्थांसा एयरलाइंस, इसको दिया ही नहीं। लुफ्थांसा, लुफ्थांसा एयरलाइंस, लुफ्थांसा एयरलाइंस विमान सेवा किस क्षेत्र की है, मतलब किस देश की है? मिडिल एयरलाइन, देखो और भी है, जैसे एयर इंडिया भारत का है, मिडिल ईस्ट ईस्ट एयरलाइंस लेबनान का है, इटैलियन एयरलाइंस इटली का है, क्यूलिंस नॉर्दर्न टेरियन ऑस्ट्रेलिया का है, एरिलियन सर्विस ओलंपिक्स एयरवेज ग्रीस का है, कैथी पैथिक्स एयरवेज हांगकांग का है, पॉलिश स्टेट एयरवेज सर्विस पोलैंड का है, केएलएम रॉलेट डच एयरलाइंस नीदरलैंड का है, आयरिश इंटरनेशनल एयरलाइंस आयरलैंड का है, ईस्ट अफ्रीकन एयरलाइंस पूर्वी अफ्रीका का है। देखो इस क्वेश्चन का रहने तो, इसमें आंसर नहीं मिल रहा है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि इसका आंसर क्या होगा भाई, मैं तो कोई जादूगर तो नहीं। देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो सबको पता है मैडिसन कीज ने जीता है, मैडिसन कीज ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मैडिसन कीज ने जीता है, मैडिसन कीज ने, मैडिसन कीज ने। देखो याद कर लेते हैं, सबसे पहला जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ना, वो जीती है पुरुष एकल का जैनिक सिनर ने, जैनिक सिनर ने, और महिला का जीती है मैडिसन कीज ने, मैडिसन कीज ने। देखो कभी कभी उप विजेता भी पूछ देता है, तो जो पुरुष एकल का जीता है ना उप विजेता, वो अलेक्जेंडर जेरेव है, अलेक्जेंडर जेरेव, और महिला को विजेता है आर्ना श्रीलंका बेलारूस की, ठीक है। और जो मैडिसस कीज है ना वो यूएसए की है, ये यूएसए की, ठीक है।
आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 का कथन कौन सा है? ये आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी, ये 9वां संस्करण, उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, स्वार्थिक 263 रन रविंद्र चंद्र अश्विन और स्वार्थिक 10 विकेट हेनरी ने लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका उप विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया रहा। ठीक है, और जो आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी 2025 फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता था, आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी। ठीक है, और इसका आयोजन पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। आईसीसी पुरुष चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत 1998 में हुई थी। मलेशिया में आयोजित दूसरा अंडर भारत दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीता था। ठीक है, भारत उच्च ऊर्जा लेयर निर्देशित डीए हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला विश्व का कौन सा देश बना? तो ये बना है चौथा देश बन गया। जो भारत है ना, वो विश्व का चौथा देश बन गया है जो उच्च ऊर्जा लेयर निर्देशित डीए हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण यह हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाकर नष्ट कर देता है। ठीक है, इससे पहले भारत से पहले भी रूस, चीन, संयुक्त अमेरिका ये सब कर चुके हैं। जियोनोम संपादित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो ये बना है भारत। जियोनोम संपादित चावल किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? भारत। तो ये ध्यान रखना, ये जो है ना हाल फिलहाल का करेंट अफेयर का है। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधित संसद की स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत दैनिक परिवेशी कम से कम कितना निर्धारित करने की सिफारिश की है? ये 400 रुपया की है। 400 रुपया किया गया। ठीक है, जो मनरेगा है ना, पहले मनरेगा है वो विकासशील और पंचायती राज की एक स्थायी समिति ने मनरेगा कानून के तहत जो भी दैनिक परिवेशी कम से कम 400 रुपया निर्धारित करने की घोषणा की है। इसके तहत 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन करने के भी कहा गया है। ये महाराष्ट्र सरकार ने खुलादपा शहर का नाम बदलकर पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला लिया। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर जारी पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में डॉल्फिन की अनुमानित संख्या कितना है? तो ये है 6327। ये ध्यान रखना, 6327 है। ठीक है, 6327, वो भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2397 और उसके बाद बिहार में 2220। ठीक है, निम्नलिखित में किस राज्य में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां बाघ अभियान घोषित किया गया? ये किया गया मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का जो माधव राष्ट्रीय उद्यान को 58वां बाघ राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो मध्य प्रदेश का 9वां बाघ अभयारण्य बन गया है। मध्य प्रदेश को भारत का टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। 2 मार्च 2025 को ही प्रधानमंत्री मोदी ने पशु बचाओ संरक्षण पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया था। इसी साल विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी प्रजाति बिग बाई खोज ऑस्ट्रेलिया में किया गया। हाल ही में भारत के किस मंदिर को स्क्वायर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अयोध्या का राम मंदिर। अयोध्या का जो राम मंदिर है उसको ये बातें मतलब सम्मानित किया गया है। अयोध्या का जो भारत उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या का राम मंदिर है ना, उसी को स्क्वायर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह सम्मान इंग्लैंड के संस्था है जिसका नाम है ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल ने सुरक्षा मानकों के साथ निर्माण में दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। हाल ही में चर्चा में रहे स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? ये किया गया था 2015 में। जो स्वदेश दर्शन योजना का प्रारंभ 2015 में किया गया था केंद्र सरकार ने राज्यों के सहयोग से। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये काफी चुनौतियों भरा रहा था क्योंकि इसके तहत पता है 116 नए पर्यटनों को विकास की स्वीकृति दी गई थी। फिर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को किया गया था। इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है।
फिर था प्रधानमंत्री कृषि धन योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा निम्नलिखित में किसकी आत्मकथा है? तो ये है, आपको पता होना चाहिए, बंडारू बंडारू दत्तात्रेय का है। बंडारू 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 दत्तात्रेय का है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा हरियाणा के जो राज्यपाल है ना, बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा है। इसकी पुस्तक का विमोचन पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा महाराष्ट्र सदन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, निम्नलिखित में किसे किसे और भी पुस्तक है, जैसे और भी हाल ही फिलहाल पुस्तक हुआ, जैसे भगत सिंह के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह ने लिखा है। फिर उगना साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित है पार्वती कीर्ति। इंडिया @100 द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी केसी सुप्रीमम सै पित्रोदा ने लिखा है। निम्नलिखित में किसे राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है? ये किया गया शिशिर सिन्हा को। शिशिर सिन्हा को निम्नलिखित में राजगीर खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति बनने का इनका सौभाग्य प्राप्त हुआ शिशिर सिन्हा को। जो राजगीर खेल विश्वविद्यालय बना ना, इन्हीं का शिशिर सिन्हा को कुलपति बनाया गया है। बिहार के पहली ये स्पोर्ट यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना याद रख लो, स्थापना ही पूछ देगा, 29 अगस्त 2024 को किया गया है। 2024 को किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में स्थित जो है ना इंटरनेशनल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में किया गया। देखो एक और पूछा गया है, मतलब आगे कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो प्राधिकरण है ना, इसके अध्यक्ष संतोष यादव को नियुक्त किया गया और HDFC के अध्यक्ष के रूप में अतुल चक्रवर्ती को किया गया। ठीक है, निम्न में हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है गीता बत्रा को। गीता बत्रा को, गीता बत्रा को, गीता बत्रा को। ठीक है, जो गीता बत्रा है ना, वो उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहरी को नियुक्त किया गया था। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रितु बहरी को नियुक्त किया गया। यहाँ पे रितु बहरी, गीता बत्रा, ये रितु बहरी को नियुक्त किया गया। रितु बहरी, रितु बहरी, गीता बत्रा नहीं, रितु बहरी। ठीक है, निम्नलिखित में किस संस्था ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI तैयारी सूचकांक जारी किया है? ये किया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। निम्नलिखित में किस संस्था ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित सूचकांक जारी किया है? ये किया है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सूचकांक जारी किया है? तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI सूचकांक है ना, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया गया है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जो AI सूचकांक है, वो AI ने शुरू किया है। प्रथम स्थान इसका सिंगापुर रहा है।